थर्ड क्वेश्चन करंट्स फाइंड आउट करने से रिलेटेड था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी फाइंड आउट द करंट I1 I2 I3 इन अ फिगर बिलो। ये फिगर थी। इस फिगर में आपके पास तीन रेजिस्टेंसेस लगी हुए हैं और एक वोल्टेज सोर्स है, डीसी वोल्टेज सोर्स। I1 I2 I3 करंट आपने इस फिगर में फाइंड आउट करना है। I1 करंट जो है वो यहाँ बैटरी वोल्टेज से, बैटरी सोर्स से R1 रजिस्टर की इस नोड की तरफ जा रहा है और I2 करंट R1 की इस नोड से R2 की इस नोड पर जा रहा है और I3 करंट R2 की इस नोड से R3 की इस नोड पर जा रहा है। तो इस सर्किट को पहले हम सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हैं कि किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में लगा हुआ है। ये पैरेलल में एलिमेंट्स हैं, सीरीज़ में एलिमेंट्स हैं, ये कैसे हैं, ताकि एक बार हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए, फिर हम उसके ऊपर जो भी बेसिक रूल्स हैं वो अप्लाई करें और कोई अननोन क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट कर सकें, तो हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाए। तो अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करें तो आप ये देखें कि ये चारों एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पर एक ही कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है। अगर आप देखें इस एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट जो कि एक वोल्टेज सोर्स है, इसका अगर लेट्स से इसको मैं टर्मिनल 1 कहूँ और इसको टर्मिनल 2, इसी तरह इस रेजिस्टेंस के इस टर्मिनल को 1 कहूँ, इसको 2, इसको 1 कहूँ, इसको 2 और R3 के कंपोनेंट की इस टर्मिनल को 1 कहूँ और इसको 2, तो इन चारों एलिमेंट्स का टर्मिनल 1 आपके पास इस एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। इसी तरह अगर मैं इनके दूसरे एंड्स चेक करूँ, ये वाला टर्मिनल इसका, ये इस सोर्स का, इसी तरह इस रेजिस्टर का ये टर्मिनल, इस रेजिस्टर का ये टर्मिनल, इस रेजिस्टर का ये टर्मिनल, जो दूसरे इसके ऑपोजिट टर्मिनल्स हैं, ये भी सारे एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास एलिमेंट्स ऐसे कनेक्टेड हों कि इनके टॉप वाले टर्मिनल या एक साइड के टर्मिनल्स और डाउन वाले टर्मिनल्स या दूसरे एंड वाले टर्मिनल्स वो सारे कंबाइंड हो आपस में अपने अपने एंड पे, तो ये सर्किट आपके पास कैसे होता है, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स आपके पास क्या लगे हुए हैं, पैरेलल, यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ सर्किट को, तो ये मेरे पास उसकी सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम बन जाती है। हम यहाँ पर भी देखें, अगर आप इसको, मैं इस वोल्टेज सोर्स को अगर इससे सीधा कर लूँ, इस रेजिस्टर की वायर को थोड़ा सा आगे बढ़ा कर इसको सीधा कर लूँ, फिर ये दो रेजिस्टर जो इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा कर मैं सीधा कर दूँ इसको, और इसी तरह इसको मैं 180 डिग्री रोटेट कर दूँ इन R2 और R3 को, तो ये आपके पास ये वाली सर्किट कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। तो इसमें ऐसे आपके पास ये जो सप्लाई वोल्टेज है 48 वोल्ट की है, इसी तरह करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ गिवन है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वैल्यूज़ किस तरह यहाँ पर रीअरेंज हो जाती हैं, ये कंपोनेंट्स किस तरह रीअरेंज हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सिंस अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, ये हमें एक सिंप्लीफाइड उसकी डायग्राम मिल गई है। ये प्योरली आपके पास एक पैरेलल सर्किट है और पैरेलल सर्किट में हमें प्रॉपर्टीज़ पता है। पैरेलल सर्किट में आपके पास वोल्टेज हमेशा क्या होता है, सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है। अब इसमें उसी चीज़ का ध्यान रखना था कि I1 कहाँ पे, I2 कहाँ पे और I3 कहाँ पे। I1 है आपके पास ये बैटरी के इस टर्मिनल से R1 की तरफ, तो आप ये देख रहे हैं बैटरी का ये टर्मिनल, यानी ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा है। तो यहाँ इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट पे R1 का ये टर्मिनल, तो ये R1 का ये C पॉइंट जहाँ पे मेंशन किया ये वो टर्मिनल है। तो इसमें बैटरी से टूवर्ड्स R1 रजिस्टर जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है। इसी तरह इस पॉइंट से यहाँ पर, यानी R1 के इस टर्मिनल से R2 पे, ये R1 का टर्मिनल है, ये R2 का, इस पे जो करंट है, ये गलती से लिख दिया R2, ये I2 है, ये I2 करंट हो गया। और इसी तरह यहाँ पर जो आपके पास R2 का टर्मिनल है, इधर से R3 के टर्मिनल पे, ये R2 का टर्मिनल है और ये R3 का टर्मिनल है, यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो आपके पास I3 है। ठीक है जी, तो अब इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। जो बाकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं अभी हमने कंप्यूट की हैं, तो साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ कि ये कैसे आई हैं। तो चूँकि ये सर्किट पैरेलल में, सिंस ऑल कंपोनेंट्स आर इन पैरेलल, वी नो दैट द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज़ 40 वोल्ट। क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसका मतलब हुआ कि जो 48 वोल्ट है, ये R1 रजिस्टर के क्रॉस भी 48 वोल्ट ही होगा ड्रॉप, R2 के क्रॉस भी 48 वोल्ट ड्रॉप है और R3 के क्रॉस भी 48 वोल्ट ड्रॉप है। हमें ये पता चल गया इसका, इस कन्फिग्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद। और अब चूँकि हमें हर रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज का भी पता है और हर रजिस्टर की वैल्यू का भी हमें पता है, वो जो लिखी हुई है यहाँ पे, R1 12 किलो ओम की है, R2 8 किलो ओम की, R3 9.6 किलो ओम की। रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ भी पता है, वोल्टेज की वैल्यूज़ भी पता है, तो हमें इन ब्रांचेज़ में फ़्लो होने वाले करंट की अमाउंट का पता चल जाएगा। तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं, यानी I 12 किलो ओम, यानी जो 12 किलो ओम के रजिस्टर पे फ़्लो होने वाला करंट है, 12 किलो ओम कौन सी रेजिस्टेंस है, R1 ये है, ये 12 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। तो करंट किसके बराबर होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज हमें पता है कि पैरेलल में चूँकि सेम थी, इसलिए यहाँ पे भी 48 वोल्ट है, तो 48 वोल्ट डिवाइडेड बाय 12 किलो ओम, ये आपके पास 4 मिली एम्पीयर का करंट बन जाता है।
तो इस ब्रांच में जो फ्लो करने वाला करंट है वो 4 मिली एम्पेयर है। सिमिलर पैटर्न पे अगर मैं इस रजिस्टर की वैल्यू को, ठीक है, इसको जो यहाँ पे 8 किलो ओम है, ठीक है, अगर 48 डिवाइडेड बाई दिस 8 किलो ओम वैल्यू निकालूँ तो ये 6 मिली एम्पेयर का करंट मुझे इस ब्रांच में मिल जाएगा। इसी तरह R3 के जो ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है उसी सिमिलर पैटर्न पे हमारे पास इसका आंसर 5 मिली एम्पेयर आ जाता है। अच्छा, इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये जो इन ब्रांचेस में फ़्लो होने वाला करंट है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस I1 I2 एंड I3। ये ना हो क्या गलती से इसको I1 को इस ब्रांच में फ़्लो होने वाला करंट कह रहे हैं, I2 को इस ब्रांच में फ़्लो होने वाला करंट कह रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये I3 को आप कह सकते हैं कि R3 में फ़्लो होने वाला करंट है। उसकी क्या वजह है, यहाँ पर देखें, ये जो I1 करंट है वो इस नोड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 2 पॉइंट्स पे, यानी R1 में भी फ़्लो कर रहा है, इसके बाद डिवाइड हो रहा है और उसके बाद C पॉइंट से आगे फर्दर इस सर्किट में भी जा रहा है, ठीक है। फिर ये जो I2 करंट है ये आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 2 करंट्स में, यानी एक वो करंट की अमाउंट जो R2 में जा रही है और बाकी कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, आगे जा रही है, जो कि आपके पास I3 करंट है। लेकिन I3 करंट ये तमाम का तमाम R3 रेजिस्टेंस में से फ़्लो करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस नोड से आगे फर्दर कोई डिवीजन नहीं है करंट की, ये सारा का सारा करंट R3 में से पास करेगा। तो यहाँ पे डिवीजन किस बेस के ऊपर थी, हमने पढ़ा हुआ है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि एक नोड पे जो करंट एंटर हो रहा होता है वो लिविंग करंट के बराबर होता है। तो इसमें एक करंट एंटर कर रहा है और 2 करंट्स आपके पास क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, इसलिए I1 इज़ एक्चुअली इक्वल टू दिस 4 मिली एम्पेयर करंट प्लस दिस I2 करंट। और इसी तरह आपके पास जो ये I3 होगा या लेट्स से I2 जो करंट है वो आपके पास किसके बराबर है, दिस 6 मिली एम्पेयर करंट एंड प्लस दिस I3 करंट। आगे फर्दर देखते हैं कैसे ही हम उसको सॉल्व करेंगे। बहरहाल अब आपको फाइंड आउट ये वाले करंट्स करने थे I1 I2 I3, और आपने इन करंट्स को फाइंड आउट कर लिया जो कि 4 मिली एम्पेयर, 6 मिली एम्पेयर एंड 5 मिली एम्पेयर है, ठीक है जी। अच्छा, अब दीज करंट्स आर शोन इन फिगर, ये फिगर में दिखाए हुए आपको करंट्स। द करंट लिविंग टर्मिनल ए इक्वल्स द करंट एंटरिंग इट। टर्मिनल ए पे जो करंट लीव कर रहा है, ठीक है, यानी जो लीव कर रहा है यानी 5 मिली एम्पेयर है और ये एंटरिंग करंट के बराबर है, यानी इस नोड को देखूँ तो इस नोड पे करंट एंटर और लीव जो कर रहे हैं वो दोनों सेम है। तो इसका मतलब है I3 विल बी इक्वल टू 5 मिली एम्पेयर, यानी I3 इज इक्वल टू 5 मिली एम्पेयर, ये टर्मिनल ए पे। अगर आप टर्मिनल बी की बात करूँ, द करंट एंटरिंग एट जंक्शन बी इक्वल्स द सम ऑफ द करंट्स लिविंग इट। यहाँ पे जो करंट एंटर कर रहा है वो सम ऑफ करंट्स होगा जो लीव कर रहे हैं, यानी I2 विल बी इक्वल टू 6 मिली एम्पेयर प्लस I3। तो ये होगा I2 विल बी इक्वल टू I3 प्लस 6 मिली एम्पेयर। I3 अभी हमने ये पीछे निकाला है जो हमारे पास क्या था, 5 मिली एम्पेयर। सो इसकी वैल्यू अगर पुट कर दूँ तो 5 मिली एम्पेयर प्लस 6 मिली एम्पेयर ये हमारे पास आ जाता है 11 मिली एम्पेयर। इसी पैटर्न पे जो आपके पास I1 होगा वो किसके बराबर है, 4 मिली एम्पेयर प्लस I2। तो I2 इक्वल सॉरी I1 इक्वल टू 4 मिली एम्पेयर प्लस I2। I1 इज इक्वल टू 4 मिली एम्पेयर प्लस I2। और I2 अभी हमने ये इसमें पिछले स्टेप पे इक्वेट किया, ये हमारे पास 11 मिली एम्पेयर था। तो 11 मिली एम्पेयर प्लस 4 मिली एम्पेयर ये हमारे पास बन जाता है 15 मिली एम्पेयर। तो ये करंट आपके पास 15 मिली एम्पेयर का निकला। इस 15 मिली एम्पेयर में से 4 मिली एम्पेयर आपके पास इस ब्रांच में फ़्लो कर रहा है, तो इस बाकी जो आपका 11 मिली एम्पेयर बचा है वो I2 बन रहा है करंट। अब I2 ये 11 बन गया। अब इस 11 ने भी मज़ीद 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाना, जिसमें से 6 मिली एम्पेयर R2 में जा रहा है और बाकी जो आपके पास 5 मिली एम्पेयर बचता है वो I3 बन जाता है। तो इस तरह करंट आपके पास क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है।